हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होती है, वो किस तरीके से उनका जो सिस्टम है वो फॉर्म है। क्लियर। इसके बाद देखो, हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में होता है कि बेसिकली ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और ऑक्सीजन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने से वहां से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हमारी बॉडी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कई जगह बच्चे बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी क्या रहता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है इनटू एनर्जी, है ना। तो किस में फॉर्म करता है? एनर्जी फॉर्म करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे कि अगर तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चे, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी सरफेस से रेस्पायर कर सकते हैं, बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। ठीक है। इनहेल करेंगे, रिलीज करेंगे। पर क्या रहता है कि हमारे में बच्चे हम क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें क्या रहता है कि सारे सेल्स का जो सरफेस है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में ही रहते हैं। तो हमें क्या रहता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कैसे वो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच रही है। ठीक है। पहुंचने के बाद वहां पे रेस्पिरेशन हो रही है। कैसी रेस्पिरेशन हो रही है? वैसे तो हमने वो प्रोसेसेस पहले भी पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन ऑक्सीजन को इनहेल करने का तरीका क्या और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने का तरीका क्या, उसके लिए क्या है बच्चे, हमारे पास एक स्पेशल क्या प्रेजेंट है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? ठीक है। मेनली इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? लंग्स। ठीक है। लंग्स में बच्चे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और लंग से ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेजल कैविटी। ठीक है। नोज है, नेजल कैविटी, उसके बाद ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स एंड डायफ्राम। कैसे है मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, देन हम अपनी डायग्राम में देखने भी वाले हैं। कैसे स्टार्ट होता है बच्चे? अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम नोज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बनाए तो पहले नोज से स्टार्ट करेंगे। अब नोज से बच्चा यहाँ से क्या जाएगी? पहले तो ये जो हमारे होल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे? नोस्ट्रिल्स। ठीक है। नोस्ट्रिल्स बोलेंगे। नोस्ट्रिल के बाद ये जो कैविटी जा रही है दिस इज नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चा? नेजल कैविटी। क्लियर है। अब नेजल कैविटी के बाद यहां से जो कैविटी जाएगी दिस विल बी ओरल कैविटी। जो माउथ है इसको क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के बाद यहां से इन दोनों कैविटीज का जो कॉमन पासेज आ रहा है दिस कॉमन पासेज दिस इज नोन एज फेरिंग्स। क्या बोलेंगे बच्चा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आगे से क्या स्टार्ट होगी? ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट होगी? दिस इज ट्रेकिया। क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चे? ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेकिया में क्या रहता है? ट्रेकिया के ऊपर बच्चे ये हमारे पास एक ओपनिंग रहती है ट्रेकिया की जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलेंगे? ग्लोटिस। और ट्रेकिया के ऊपर जो ओपनिंग रहती है इसके ऊपर एक फ्लैप रहता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, जो कि अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो खाना है हमारे ट्रेकिया में ना चला जाए, विंड पाइप में ना चला जाए। ट्रेकिया को और भी क्या बोलते हैं? विंड पाइप। ठीक है। विंड पाइप में ना चला जाए, लंग्स में ना चला जाए, क्योंकि अगर लंग्स में चला गया तो बच्चे यहाँ से ओपनिंग है, एंट्री है, लेकिन एग्जिट नहीं है। एग्जिट नहीं है तो डेफिनेटली वो हमारे रेस्पिरेशन में, ठीक है, रुकावट डालेगा, और रुकावट डालेगा तो हम रेस्पायर प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो हमारा जो फूड है वो फूड को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट रहता है? एपिग्लोटिस, जो कि कवरिंग होती है ग्लोटिस की, जो कि कार्टिलेज की बनी होती है। क्लियर है। अब इसके नीचे बच्चे एक बॉक्स प्रेजेंट रहते हैं जो कार्टिलेज का ही बना होता है। ठीक है। वेट। बॉक्स प्रेजेंट रहता है जो कि कार्टिलेज का ही बना होता है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलेंगे बच्चे? लैरिंग्स। क्लियर है। लैरिंग्स।
अब ये लैरिंग्स का क्या काम होता है बच्चे, ये जो बॉक्स है ये इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। इसी से हम बच्चे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मैं भी बोल रही हूँ ये कहाँ से साउंड आ रही है, हमारे लैरिंग से। जब भी हम बोलते हैं तो हमारे गले में, हमारे ट्रेकिया में एयर जाती है, वो एयर इस वॉइस बॉक्स को वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेशन से कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे माउथ से रिलीज होती हैं। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, जो कि कार्टिलेज का ही बना होता है। क्लियर? और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज के बने होते हैं बच्चे। 6 कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं अलग अलग टाइप की। 3 पेयर्ड होती हैं, 3 अनपेयर्ड होती हैं, जो कि आप अब अगले लेक्चर में, अगली क्लास में पढ़ने वाले हो। इसके बाद बच्चे ये विंड पाइप स्टार्ट हो जाती है हमारी। दिस इज द विंड पाइप। ठीक है? इसको और क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया या क्या बोलेंगे, विंड पाइप। क्लियर है बच्चा? विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप। अब ये विंड पाइप के ऊपर क्या रहता है बच्चे, सी शेप्ड कार्टिलेजेस की रिंग्स रहती है। कार्टिलेज की ही क्या रहेंगी, सी शेप्ड की रिंग्स, है ना। सी शेप्ड क्यों है, ठीक है, सी शेप्ड इसीलिए बच्चे, जब भी हम रेस्पायर करते हैं, एयर अंदर जाती है, तो हमारी जो ट्रेकिया है उसको एक्सपैंड होने में भी हेल्प करती है। ठीक है, एक्सपैंड होने में भी हेल्प करती है सी शेप्ड रिंग्स, और इसको कोलैप्स होने से भी बचाती है ट्रेकिया को। अब सी शेप्ड क्यों है, देखो ये क्या करती है, ये एक प्रॉपरली ऐसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिससे जो ये ट्रैकिया है बच्ची बिल्कुल ऐसे कोलैप्स ना हो जाए, इसको ऐसे पकड़ के रखती है ट्रैकिया को। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके रखती है। जैसे बलून है, बलून में से अगर एयर निकाल दो तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। अगर कोलैप्स हो गया तो हम एयर इनहेल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स का क्या फंक्शन रहता है, कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, अगर बच्चे रिंग्स नहीं होगी तो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरे में रिंग होगी, पूरा ऐसे मान लो पूरी रिंग होगी, तो ये एक्सपैंड भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। तो आपको दोनों तरफ से दिक्कत रहेगी। तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सी शेप कार्टिलेज की रिंग्स की। क्लियर है? अब इसके बाद ट्रैकिया क्या करेगा बच्चे, एक सेगमेंट पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा ट्रैकिया, इट विल डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। जब ये डिवाइड करेगा, इसको ट्रैकिया ना बोल के क्या बोला जाएगा, ब्रोंकस। क्या बोलेंगे बच्चे, ब्रोंकस, या मल अगर प्लूरल वर्ड यूज करें तो ब्रोंकाई। दोनों का बोलेंगे ब्रोंकाई। दिस इज राइट ब्रोंकस, दिस इज लेफ्ट ब्रोंकस। क्लियर है? ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोला जाएगा। ठीक है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोला जाएगा। तो आगे जाके डिवाइड करेगा, यहाँ से भी क्या रहेंगी, जो कार्टिलेज की रिंग्स है बच्चे वो कंटिन्यूड रहेंगी, यहाँ से भी क्या रहेंगी, कंटिन्यूड रहेंगी। क्लियर? अब इसके बाद ये ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ। अब बच्चे ब्रोंकाई का अगर हम देखें तो ब्रोंकाई में भी क्या होता है, सबसे पहले ब्रोंकाई को बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फिर से ही ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। दिस विल बी द सेकेंडरी ब्रोंकाई। नेक्स्ट फिर ये डिवाइड होगा इनटू टर्शरी ब्रोंकाई। किसमें, टर्शरी ब्रोंकाई में। क्लियर? इसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई से देन ये डिवाइड होगा इनटू ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चा, फर्स्ट इज प्राइमरी ब्रोंक्यूल, द नेक्स्ट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। कौन सा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ये अगेन एक थिन ब्रोंक्यूल में डिवाइड करेगा, दैट विल बी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। क्लियर है? अब बच्चे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल क्यों बोला गया है, क्योंकि जस्ट इसके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, हमारे पास रेस्पिरेटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। क्या बोलेंगे, एल्व्यूलाई। ठीक है, ये जो एल्व्यूलाई है बच्चे, ये क्या होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। एल्व्यूलाई क्या होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जहां से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। अब जब इनहेल किया जाता है तो ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, एल्वेनुलाई में।
एल्वोलाई के आसपास क्या रहती है बच्चे, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज रहती हैं, जिनमें क्या रहते हैं कि जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो कहाँ जाती है, एल्वोलाई तक जाएगी। ऑक्सीजन को देन ब्लड कैपिलरीज वहां से एब्जॉर्ब कर लेंगे और वापस क्या प्रोवाइड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस प्रोवाइड कर देंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलीज हो जाएगी, लंग से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एल्वोलाई में आने के बाद हम एक्सेल करेंगे और उस एक्सेलेशन से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो हमने पढ़ा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, देन हमारे पास आ गया प्राइमरी ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, देन एल्वियोल। अब इसके आसपास ये किसमें प्रेजेंट रहते हैं बच्चे, लंग्स। इसके आसपास ये बैग्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, लंग्स। क्या बोलेंगे, लंग्स। अब ये लंग्स के बीच में क्या रहता है बच्चे, मैं आपको क्लियर डायग्राम भी दिखाऊंगी। लंग्स के बीच में क्या रहता है, ये जो लेफ्ट लंग है, ठीक है बच्चा, लेफ्ट लंग है, इसमें क्या रहती है, एक नॉच प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, एक नॉच प्रेजेंट रहती है। क्यों नॉच होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। हमारे लंग्स के सेंटर में हार्ट प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेंटर में हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए लेफ्ट लंग में क्या रहती है, छोटी सी नॉच रहती है। क्लियर है। तो बच्चे यहाँ पे हमने हार्ट के बारे में पढ़ा, लेफ्ट की तरफ होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो दो लंग्स हैं बच्चे, इनके पास एक स्पेशल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि लंग्स है, ठीक है, स्पेशल मेम्ब्रेन भी होगी जो उनको प्रोटेक्ट कर रही होगी। तो इनके पास दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती हैं, इनर को बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे बच्चे, विसरल प्लूरा। क्या बोलेंगे, विसरल प्लूरा। एंड आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, पेराइटल प्लूरा। क्या बोलेंगे, पेराइटल प्लूरा। इन दोनों प्लूरा के बीच में बच्चे फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, कैविटी प्रेजेंट रहती है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। और उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है दैट इज प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। वो जो प्लूरल फ्लूइड है वो शॉक एब्जॉर्बर है, जब भी कोई झटका लगता है हमारी बॉडी में या लंग्स में तो वो क्या करता है, लंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है। इसके बाद आपको मैं डायग्राम में जाके दिखाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज लैरिंग्स, दिस इज लैरिंग्स। इसके नीचे बच्चे ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है, ट्रैकिया में सी शेप रिंग्स आप देख पा रहे हो, कि बीच में हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है, बीच में हार्ट प्रेजेंट है, साइड में ये ब्रांचेस में डिवाइड होता जा रहा है, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स। क्लियर है, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता जा रहा है। लास्ट पे ये छोटे छोटे यूनिट्स आएंगे, इसको क्या बोलेंगे, एल्वुलाई, जहाँ पे क्या रहेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहेगा। क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पे हम एक बार फिर से यहाँ से पढ़ लेते हैं, नॉस्ट्रिल्स। एयर इज टेकन इन बॉडी थ्रू nostrils. The air passing in through the nostril is filtered by fine hair that line the passage. The passage is also lined with mucus. सिंपल सी बात है, जब हम एयर इनहेल करते हैं, ठीक है, आपको मैंने पैसेज बताया, अब मैं आपको, ठीक है, बताऊंगी कैसे एयर इनहेल होती है, कहाँ तक जाती है। अब बच्चे एयर इनहेल होती है नॉस्ट्रिल से, ठीक है, नॉस्ट्रिल से होती है। तो नॉस्ट्रिल में क्या प्रेजेंट है, कुछ हेयर पार्टिकल्स, एयर प्रेजेंट रहते हैं हमारे नॉस्ट्रिल में, साथ साथ में म्यूकस रहता है। तो जब भी हम एयर इनहेल करते हैं तो वो जो कुछ एयर पार्टिकल्स है, कुछ तो हमारे जो नेजल एयर है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, कुछ बच्चे म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं तो क्लीन एयर ही हमारे आगे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो पहुंचती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फेरिंग्स। द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। जो माउथ और विंड पाइप का, सॉरी, जो माउथ और विंड पाइप के बीच में एक पार्ट आता है, नॉर्मली क्या बोलेंगे कि जो माउथ का, ओरल कैविटी का या नेजल कैविटी का कॉमन पैसेज है, दैट इज फेरिंग्स। फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स, है ना, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स तक जाती है एंड देन गोज इनटू ट्रैकिया एंड विंड पाइप, और विंड पाइप, ठीक है, ट्रैकिया या विंड पाइप में, इसमें बच्चे, ठीक है, फिर किस में एंटर करेगी, इस ट्रैकिया या विंड पाइप। क्लियर। ये डायग्राम उधर भी ले जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट लैरिंग्स। क्लियर। लैरिंग्स क्या है, द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया दैट हैज अ वॉइस, हैज अ वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है। द अपर एंड, देखो जो ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया, इसके अपर एंड पे क्या प्रेजेंट है,
वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लैरिंक्स, जहां से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद एयर कहाँ जाती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज अ ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड विंड पाइप। क्या बोला जाता है इसको, विंड पाइप भी बोला जाता है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब एयर की एब्सेंस हो तो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए वो कार्टिलेजेस रिंग सी शेप प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बच्चे ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहे हैं सारे। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द लंग्स। दो जो ब्रोंकाई रहती हैं बच्चे, इधर से भी ब्रोंकाई इधर से भी, किसके साथ कनेक्टेड रहती है, लंग्स के साथ कनेक्टेड रहती है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लंग्स ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ में, आपको समझ आती रहेगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है लंग्स, ठीक है। द लंग्स लाई इन अ chest cavity which is separated from abdominal cavity by a muscular partition called diaphragm. The lungs are enclosed in a rib cage made of bones called ribs. अब बच्चे देखो, लंग्स के नीचे आपको मैंने बताया कि हमारे पास सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई, ठीक है। ट्रैकिया है, आगे ब्रोंकस में डिवाइड कर रहा है, लंग्स पड़े हुए हैं। बच्चे ये जो लंग्स है हमारी, ये थोरेसिक कैविटी में रहता है। कौन सी कैविटी में, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब ये थोरेसिक कैविटी है तो नीचे जहां पे हमारा एब्डोमेन है सारा, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, कौन सी कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी है बच्चे, नीचे वाली, एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है। अब थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक मस्कुलर ऑर्गन जो है वो डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। क्या बोलेंगे बच्चे, डायाफ्राम। लंग्स के नीचे बच्चे वो डायाफ्राम प्रेजेंट रहता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी जो जो डोम शेप होते हैं, ऐसे डोम शेप ऐसे पड़ा होता है, डोम शेप ऐसे, ठीक है बच्चे। डोम शेप पड़ा रहता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम, मस्कुलर ऑर्गन है डायाफ्राम, जो क्या करता है, हमारी चेस्ट कैविटी को, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है। क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो हमारे लंग्स है, ठीक है। लंग्स के बारे में एक बार बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लंग्स के बारे में पढ़ने के लिए जो हमारा रिब केज है, इसका जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट पे रहेगा, जिसके थ्रू मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म समझाऊंगी कि कैसे हम ब्रीथ करते हैं। क्लियर। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स में क्या है कि दैट ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। देखो पहले ट्रैकिया डिवाइड कर रहा था ब्रोंकस में, देन ईच ब्रोंकस आके डिवाइड कर रही है इनटू ब्रोंक्यूल्स। मैंने आपको बता दिया था बच्चे, पहली ब्रोंक्यूल और प्राइमरी, सेकंड है तो टर्मिनल, थर्ड है तो रेस्पिरेटरी। क्लियर है। एल्वेoli, these are the air sacs at the end of the bronchioles. Its walls are very thin and they are surrounded by thin blood capillaries. ये जो एल्वेoli है इनकी वॉल्स बहुत ही थिन रहती है, किससे सराउंडेड रहती हैं, ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड रहती है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाती है ब्लड कैपिलरीज में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गेन करती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बच्चे, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड एल्वेoli. Millions of alveoli in the lungs provide large area for exchange of gases. Millions of alveoli present होते हैं बच्चे में दोनों lungs में। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अबाउट लंग्स, ठीक है। अब लंग्स में क्या रहता है, देखिए लंग्स बच्चे हमारे अगर डायरेक्ट ऐसे पड़े रहेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, कोई भी इंजरी होगी, कुछ भी हमें झटका लगेगा, कुछ भी ऐसी चीज लगेगी तो लंग्स हमें हमारे इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इफेक्ट होते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो बच्चे चेस्ट है इसके अंदर जो लंग्स प्रेजेंट है, इनको भी एक केज में रखा हुआ है, एक केज बनी हुई है इनके ऊपर प्रॉपर, आसपास पीछे, ठीक है, साइड्स में, ठीक है। कैसे कि ये जो लंग्स है बच्चे, इनके आसपास क्या रहता है, एक बोनी बोनी पार्ट प्रेजेंट होता है, एक बोनी केज प्रेजेंट होती है। इनको क्या बोलते हैं, रिब्स। क्या बोलेंगे, रिब्स। ये जो रिब्स है बच्चे, बीच में एक बोन प्रेजेंट रहती है जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। यहाँ पे हमारे कॉलर बोन प्रेजेंट रहती है। ये सारी रिब्स कहाँ किससे जुड़ी होती है, दोबारा से आपको समझाती हूँ। हमारी बॉडी के बीच में यहाँ पे, ठीक है, चेस्ट कैविटी के बीच में एक बोन प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलेंगे, सॉरी कॉलर बोन नहीं, ब्रेस्ट बोन। क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट बोन, ठीक है।
अब ये जो ब्रेस्ट बोन है इसके साथ और भी बोन्स अटैच्ड रहती है जिनको बोलते हैं रिब्स। क्या बोलेंगे बच्चे? रिब्स। ठीक है। अराउंड कितने पेयर ऑफ रिब्स होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। ये जो रिब्स होते हैं इन्होंने एक केज बना रखा होता है बच्चा, बोन्स होते हैं ये, इन्होंने केज बना रखा होता है लंग्स के आसपास, ऐसे निकलती है और पीछे किसके साथ जुड़ती है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। वर्टिब्रल कॉलम भी क्या एक तरह के बोनी स्ट्रक्चर है जिसके साथ पीछे जाके रिब्स जुड़ी होती है। तो जो हमारा लंग्स है ये एक केज में बंद रहते हैं। ठीक है, रिब्स होती है जो रिब केज बनाती है। क्लियर है? इसके बाद नीचे इसके ये जो रिब्स होती है बच्चे, इस बोन से किसके थ्रू जुड़ी होती है? इंटरकोस्टल मसल। कौन से मसल्स? इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू ये अटैच्ड रहते हैं इस बोन से। और नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? डायाफ्राम, जो कि कौन सा मसल है? दैट इज फ्रेनिक मसल। कौन सा मसल बोलते हैं इसको? फ्रेनिक मसल। क्लियर है? इसके बाद बच्चे लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लंग्स में क्या रहता है देखो, द लंग्स lie in the chest cavity, ठीक है, which is separated from the abdominal cavity by a muscular partition called diaphragm। मैंने आपको बताया था muscular partition से divided रहते हैं, that is diaphragm। ठीक है, the lungs are enclosed in a rib cage made of bones called ribs। ठीक है, बोन्स की बनी रहती है, रिब केज में रहता है, उनको क्या बोलते हैं? रिब्स। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे बच्चे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या रहता है देखो, ब्रीदिंग क्या है? बेसिकली इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस, जिसमें क्या रहता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन जाती है, कहाँ से उसका एक्सचेंज होता है, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कैसे उसका रिलीज होती है। ठीक है वो, लेकिन उनका मैकेनिज्म क्या है? कैसे वो आएगी? कहाँ से आती है वो तो हमें पता है, लेकिन कैसे आएगी, कैसे रिलीज होगा, उसके लिए भी कुछ प्रेशर, ठीक है, चाहिए होगा। लेकिन वो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा वो भी हम पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट इज इनहेलेशन, सेकंड इज एक्सहेलेशन। इनहेलेशन कैसे होगी बच्चे? एज वी इनहेल रिप्स, देखो जब हम इनहेल करते हैं, एयर भरते हैं, ठीक है, इनहेलेशन से क्या होता है कि हमारी जो रिब्स है वो आउटवर्ड मूव करती है, बाहर की तरफ मूव करती है। और बच्चे जो डायफ्राम है, जो हमारा डायफ्राम है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। जब डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, रिब्स बाहर की तरफ आ जाएंगे, तो डेफिनेट ऑटोमेटिकली हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, देखो रिब्स बाहर की तरफ आएंगे, डायफ्राम फ्लैट हो गया, तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास कैविटी बड़ी होगी। कैविटी बड़ी होगी तो एयर को हम अंदर इनहेल कर सकते हैं। क्लियर है? एज वी इनहेल द रिब्स लिफ्ट आउटवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। द चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड fills the expanded alveoli। उसकी वजह से क्या हो जाता है? जब थोरेसिक कैविटी बढ़ी जाती है तो लंग्स भी फूल जाता है। लंग्स फूलने की वजह से वहां पे कैविटी खाली हो जाती है, एयर के लिए जगह बच जाती है, तो एयर अंदर सक इन हो जाती है। ठीक है, अंदर एंटर करती है, एंटर करके एल्वेलाई को भी एयर से, एल्वेलाई भी जो एयर से भर जाती है और वहां से ब्लड वेसल्स क्या करती है? उस एयर से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेती है। क्लियर है? जैसे एल्वेलाई यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर करगी, ठीक है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करती हैं? ठीक है, ऑक्सीजन है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये टिश्यूज के पास से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जब टूटता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके अपने एटीपीज बनाते हैं। साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। क्लियर है बच्चे? वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करते हैं बाय ब्लड। ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड वापस क्या करेगा? एल्वेलाई के थ्रू रिलीज कर देगा और वापस इससे क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलता है, ऐसे ब्लड की सर्कुलेशन होती है। ऐसे ब्लड क्या करता है? अपना जो ब्लड को ऑक्सीडाइज करवाता है थ्रू लंग्स। ठीक है, ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, और साथ में वो
ऑक्सीजनेशन करने के बाद वापस टिश्यूज के पास जाता है, वहां पे उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। देन अगेन क्या करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, अपटेक कर लेता है। उसके बाद फिर से एल्वेलाई के पास जाके वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, वहां से ऑक्सीजन को देन अगेन, ठीक है, क्या कर लेता है, खुद, ठीक है, ले लेता है। क्लियर है बच्चे? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनहेलेशन लेकिन होती कैसे है। जैसे हम इनहेल करते हैं हमारी रिब्स बाहर की तरफ आती हैं। अब बच्चे रिब्स जुड़ी किससे हुई है, हमारी ब्रेस्ट बोन से, किसके थ्रू, इंटरकोस्टल मसल के थ्रू। इनके थ्रू, इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू। तो आप बोल सकते हैं कि इनहेलेशन में दो चीजें हेल्प करती है, दो मसल्स हेल्प करते हैं। एक तो इंटरकोस्टल मसल, अगर इंटरकोस्टल मसल्स नहीं होंगे तो रिब्स बाहर की तरफ नहीं आएंगी। नीचे डायफ्राम फ्लैट नहीं होगा तो भी थोरेसिक कैविटी नहीं बढ़ेगी। तो एक डायफ्राम, कौन से, इंटरकोस्टल मसल्स, इनकी मदद से क्या रहता है बच्चे, हम इनहेल और एक्सेल कर पाते हैं। ठीक है, इनहेल और एक्सेल दोनों कर पाते हैं। अब इनहेल करेंगे तो बाहर की तरफ आएंगे और डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ जाएगी। जब एक्सेल करना होगा तब क्या होता है, रिब्स अंदर की तरफ जाएंगे और डायफ्राम वापस अपने डोम शेप में आ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, कैविटी फिर से छोटी हो जाएगी, कैविटी छोटी हो जाएगी तो एयर भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। अगर हम बलून को ऐसे पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो एयर बाहर की तरफ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद द ऑक्सीजन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, द ऑक्सीजन इन alveolar air is taken up by the alveolar blood vessels to be transported to all the cells of the body। मैंने आपको बताया टिश्यूज के पास, सेल्स के पास, जगह जगह जाएगी। एल्वियोलर एयर से जो ब्लड वेसल्स है वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी ऑक्सीजन को, ठीक है, अपटेक कर लेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। द ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट which is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen। बच्चे ब्लड कैरी कैसे करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड के पास तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब बच्चे आरबीसी जो होते हैं वो होते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की क्या रहती है, एफिनिटी का मतलब होता है प्यार, अट्रैक्शन। तो उसको ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहती है, उसके साथ जल्दी वो बॉन्ड बनाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करती है, एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम करती है, जो कि ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा के ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के। क्लियर है? द पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, मैंने आपको बताया इन आरबीसीज, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसेस। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन रीचेज द सेल वेयर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के पास पहुंचती है और वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी प्रोड्यूस हो रही है बच्चे, एनर्जी फॉर्म हो रही है। क्लियर है? तो ऐसे हमारी पूरी रिएक्शन चलती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिलीज कर दी जाती है। तो उसके बाद द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू ब्लड व्हिच कैरीज इट टू द लंग्स इन डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, तो डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होके, ब्लड किस किस से बना है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स के बारे में बता दें, तीन तरह के ब्लड सेल्स है। और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन तो किसके थ्रू आती है, आरबीसी के थ्रू, लेकिन ब्लड में ही कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। क्लियर है? आरबीसी भी लेके जाते हैं और भी बड़े तरीके से, लेकिन ज्यादा किस में डिसॉल्व होकर जाती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चे एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या रहता है, as we exhale, ribs relax, causing the diaphragm to move upward। ठीक है, this decreases the space in our chest cavity, pushing the air out of the lungs। डेफिनेटली मैंने आपको ये समझा दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, what advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म उसको क्या फायदा रहता है अदर देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो उनको क्या फायदा रहता है, हमें क्या फायदा रहता है बच्चे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा रहती है, लेकिन अगर हम वाटर में देखें तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या रहती है, कम रहती है। तो हम अगर धीरे धीरे भी रेस्पायर करेंगे तो हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाएगी। जितनी एयर जाएगी उसमें से हम बहुत सारी ऑक्सीजन, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकती है जो ब्लड वेसल्स हैं एल्वेोलाई से। लेकिन अगर हम देखें
पानी में क्या रहता है बच्चे, वहां पे जो इन्वायरमेंट रहता है उसमें जो वाटर रहता है उसमें क्या रहती है कि कम ऑक्सीजन की अमाउंट प्रेजेंट रहती है। तो जब भी उसमें जो aquatic ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं तो एक टाइम पे उनके पास कम ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, कम ऑक्सीजन उनके सेल्स के पास पहुंचती है, तो उनको क्या करना पड़ता है बच्चे, फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे, ज्यादा होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनके पास पूरी होगी। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है बच्चे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग द 3 डिफरेंट पाथवेज इन्वॉल्वड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन। मींस ये हम खुद ही अभी पढ़ के हटे हैं, ठीक है। आप खुद भी सोचो, नीचे आंसर जरूर लिखा हो लेकिन कुछ आपको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट द फंक्शंस ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर थ्रोट। मैंने आपको तीनों चीजें समझा दी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चे आप खुद ही सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नो डाउट यहाँ पे आंसर प्रेजेंट है, लेकिन एक बार थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ, खुद सोचो, क्योंकि आपने अभी पूरा लेक्चर सुना है तो इसके बारे में थोड़ा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज देयर a difference in the rate of breathing between aquatic organisms and terrestrial organisms? Explain. अभी मैंने आपको explain किया सारा। Next question है, draw a diagram of human respiratory system, label pharynx, trachea, lungs, diaphragm and alveolar sac on it. Definitely ये भी मैंने अभी आपको respiratory structure है ये करवा के आई हूँ। Next question is, write 3 points of difference between breathing and respiration. बच्चे यहाँ पे आप समझना पड़ेगा आपको what is breathing and what is respiration। जो मैंने आपको फिजिकल प्रोसेस समझाया जिसमें रिब्स बाहर आ रही हैं, इनहेल कर पा रही हैं, एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये जो फिजिकल प्रोसेस चल रहा था, मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा था जिसमें डायफ्राम भी मूव कर रहा है, रिब्स भी मूव कर रही है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। इसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। बट बच्चे रेस्पिरेशन क्या है कि ये सेल्स के लेवल तक होती है। रेस्पिरेशन इज in which the glucose is broken down, ठीक है, broken down to release energy, that is, and that energy is stored in form of ATP, that is known as respiration। जो केमिकल फॉर्म में हमारे पास एनर्जी बनती है by the breakdown of glucose in presence of oxygen, that is respiration। क्या बोलेंगे? respiration। तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन क्या है? एक तरह का केमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हम इनमें डिफरेंसेस देखें तो डिफरेंसेस पढ़ो बच्चा। It is a physical process. Breathing is a physical process. It involves inhalation of fresh air and exhalation of foul air. Foul air, that is carbon dioxide. Next, it is a biochemical process. जो respiration है वो क्या है? Biochemical process है. It involves exchange of respiratory gases and also oxidation of food. सेल के लेवल से एक्सचेंज जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, दैट इज रेस्पिरेशन। और ऑल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ये जो ब्रीदिंग है, दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ये सेल के बाहर हो रही है। जो हम मैकेनिकल प्रोसेस कर रहे हैं कि सेल में है, नो, ये सेल के बाहर है बच्चे। और रेस्पिरेशन क्या है? इट इज बोथ एन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। सेल में तो इसकी रेस्पिरेशन हो रही है, जो लेकिन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। दोनों प्रोसेसेस रहते हैं। इट डज नॉट, ब्रीदिंग क्या है? इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंजाइमेटिक एक्शन। कोई भी इंजाइमेटिक एक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, और इसमें क्या रहता है? कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। लेकिन बच्चे, सॉरी, और आगे रेस्पिरेशन में कहते हैं इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एंजाइम्स। इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग का कहते हैं इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, इनफैक्ट ये कंज्यूम करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिब्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी कंज्यूम करता है। और रेस्पिरेशन में क्या है? एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग में इट इज कन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली। लेकिन रेस्पिरेशन इट अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। देखो, जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ लंग्स में है, सर्टेन ऑर्गन्स में ही हो रही है, लंग्स, एल्वेलाई, यहीं तक हो रही है। लेकिन अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन है बॉडी के हर सेल में बच्चे परफॉर्म हो रही है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो इसी हिसाब से आप उनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।